नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राष्ट्र पुरुष की जिन्होंने भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। भारत की आज़ादी के योगदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद देश को एकजुट करने और 565 रियासतों को भारतवर्ष में मिलाने का जो महती प्रयास किया, ऐसे राष्ट्रवाद के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज पूरा राष्ट्र मना रहा है। आज पूरा राष्ट्र सरदार पटेल को नमन कर रहा है, लौह पुरुष को नमन कर रहा है, उनके संगठन करने की ताकत को आज नमन कर रहा है। और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे बाएं तरफ आप हैं ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। सर, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। उनके बगल में हैं वरुण तिवारी जी। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जितेंद्र सिंह जी से मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि किस प्रकार से जो योगदान है, एक बहुत कम अरसा अगर देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद ज़्यादा दिन तक सरदार पटेल जो है वो नहीं रहे। उनको जो है वो गांधी जी की हत्या के बाद उनको जो है वो बड़ा सदमा लगा था। और वो जो एक अवधि थी स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के पहले, तो इस पूरी अवधि को एक सरदार पटेल का जो पूरा जीवन वृत्त है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले पूरे देशवासियों के लिए आज का जो यह कार्यक्रम है हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जिन शख्सियत को नमन करने की बात हम और आप सब मिलकर के जो इकट्ठे हुए हैं, जो पूरे देश को संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उसमें यह है कि पूरे देश को एक सूत्र में, एक संगठन के रूप में नेतृत्व करके कि एक ऐसा शख्सियत जिनका जन्म एक अति साधारण परिवार में होने के बाद भी उनके पास जो नेतृत्व करने की क्षमता, उनके पास जो किसानों को संगठन करने की क्षमता, महिलाओं को शिक्षा देने की जो व्यवस्था, अन्य पिछड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था, या समाज के वैसे लोग उपेक्षित जो जिनको आप और हम समझ सकते हैं, पूरे देश में देश की जो स्थिति थी, इनसे लोग भयभीत रहते थे, सशंकित रहते थे। अंग्रेज सरकार, अंग्रेज की जो ताकत थी, इनको नाम सुनते ही थर्रा उठते थे। इनके पास और घर घर जाकर शिक्षा जगत में, विज्ञान जगत में, खेल जगत में, गांव घर, चौक चौराहे, सब जगह पर इनका था कि नहीं, एकजुट रहो, एकता में जो ताकत है, विखंडित हो जाओगे, टूट जाओगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहरी ताकत हम सबको और तोड़ मरोड़ देगा और हमारी जो स्थिति है वह बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सबको संगठित रहना है। किसानों को, जो दुनिया की सबसे बड़ी रीढ़ है, जो अन्न उपजाता है, उनकी जो स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने जबरदस्त प्रयास किया। और वह दौर विघटन का था, सब एक दूसरे से छिन्न भिन्न हो रहे थे, लेकिन इनकी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता के कारण पूरी दुनिया आज भी जो 150वीं जन्मशती जो आज हम सब मना रहे हैं, पूरे देश को, पूरे विश्व आज इस चीज को देख करके और पूरा सब लोग सैल्यूट करते हैं कि भारत में वैसे शख्सियत जिनके पास नेतृत्व करने की क्षमता, और सरदार जिसको बोलते हैं नेता, नेता का अर्थ राजनीति वाला नहीं कर रहे, जो नेतृत्व करे, जिनके पास नेतृत्व करने की क्षमता हो, वैसे शख्सियत को पूरे भारत नहीं पूरे विश्व आज के तिथि पर नमन करता है। और इनकी जो कार्यशैली, इनका जो पढ़ाई लिखाई, ये इनका मानना था कि सिर्फ मैं पढ़ लिख जाऊंगा, मैं बैरिस्ट्री की शिक्षा ले रहा हूं। एक अच्छे सम्भ्रांत हो जाने के बाद भी इनका हर हमेशा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि नहीं, नौजवानों को पढ़ने की व्यवस्था, महिलाओं को
पढ़ने की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, गांव घर की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और संघ यूनाइट होकर के जो बात है, हर हमेशा हम उन्हीं बातों पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि इनका मानना था कि संगठित होकर के रहोगे तभी हमारा देश विकसित करेगा, तभी हमारा देश चातुर्विक विकास करेगा। यदि हम संगठित नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और आज जब 150वीं जयंती है तो हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उनको जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और पूरे देश में एकता का जो एक आधार बना है, वो नर्मदा तट के किनारे जो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पूरा देश जो है वो अपने लौह पुरुष को नमन कर रहा है। वरुण तिवारी जी, आप किस प्रकार से उनके योगदान को देखते हैं? धन्यवाद सर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग जिस शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनकी 150वीं जयंती पर आज हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो उनके बारे में सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा सर कि आज अगर विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त भारत को हम लोग देख रहे हैं, तो सशक्त भारत के निर्माण में अगर 70 से 80% किसी का योगदान है तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। मैं उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को दो भागों में देखता हूं, एक स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। जी, स्वतंत्रता के पूर्व जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात सरदार जी गए, बैरिस्टर की डिग्री लंदन से हासिल की और उसके बाद आकर देश के एक अच्छे वकील के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उसी दौरान महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्हीं से प्रभावित होकर जब सरदार जी ने वकालत छोड़ी और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित कई आंदोलनों में सरदार जी का बहुत प्रमुख योगदान रहा, जिनमें से एक, जब गुजरात में बाढ़ आने के बाद 1928 में, इसको हम लोग खेड़ा सविनय अवज्ञा कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, जब उनके गृह जिले में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और उस समय अंग्रेजों के द्वारा कर को और बढ़ा दिया गया, तो उसी समय महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किसानों के लिए जो सत्याग्रह किया, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के पूर्व और भी कई तरह के आंदोलनों में सरदार जी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया, परंतु असली चुनौती जब देश के आज़ाद होने के बाद हमारे देश के सामने आई, जिसका जिक्र प्रदीप सर आपने किया कि 565 रियासतों को एक करने का जो जिम्मा नेहरू जी, गांधी जी और लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, वो उस समय के गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री भी थे और रियासती मामलों के मंत्री भी सरदार पटेल जी को बनाया गया था, तो इनको जिम्मा मिला। परंतु उन 565 रियासतों में करीब 8 रियासत ऐसी थी जो बहुत बड़े थे और देश के साथ आना नहीं चाह रहे थे। तो वैसी परिस्थिति में खासकर हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इन तीनों को भारत में एक करने के लिए सरदार जी ने जो अपनी सूझबूझ, दृढ़ निश्चयता और अडिगता का परिचय दिया, वो योगदान अनुकरणीय है और देश इसके लिए सदैव इनका ऋणी रहेगा। मुझे आज भी हमने पढ़ा था कि जब हैदराबाद के निज़ाम को के बहुत खासम खास थे कासिम रिजवी, जब सरदार जी ने खबर भेजा हैदराबाद को कि देश में मिलने को लेकर, तो कासिम रिजवी दिल्ली आकर सरदार जी को धमकी तक दे गया। उसकी हिमाकत देखिए, बोला उसने सरदार जी को कि आप दिल्ली के सरदार हो, हैदराबाद की तरफ रुख भी मत करना सरदार जी। सरदार बोले तुम हैदराबाद जाओ, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद भारतीय सेना गई, हैदराबाद को उसमें शामिल किया गया। उसी तरह कश्मीर, जूनागढ़, ऐसे बहुत सारे रियासत, त्रावणकोर, भोपाल, सिरोही, जोधपुर, सारे रियासतों को एक कर आज जो हम अखंड भारत की परिकल्पना उस समय तैयार की थी, उसमें सरदार जी का योगदान, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान बहुत अनुकरणीय रहा। और देश की 140 करोड़ वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है, वो सरदार जी का हमेशा ऋणी रहेगा सर। नहीं, जाहिर तौर पर जब हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो स्वतंत्रता तो एक तरीके से यह तय हो गई थी कि भारत स्वतंत्र होगा, चूँकि इतनी ज़्यादा तीव्रता हो गई थी स्वतंत्रता आंदोलन की कि अंग्रेज़ों को छोड़कर जाना था। लेकिन अंग्रेज़ों की जो नीति थी वह थी
डिवाइड एंड रूल, अलग करो और राज करो। और इसी नीयत से, इसी उद्देश्य से, कहेंगे गलत उद्देश्य से, अंग्रेजों ने उन रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया, यानी उन्हें इस बात की छूट दे दी कि वो चाहें तो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें। और ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी जिसको समझा था महात्मा गांधी, और उनको कन्विंस भी किया था सरदार पटेल ने। और कई बार इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभिन्नता भी है कि वहाँ उस वक्त भी अगर सरदार पटेल बहुत कड़ाई से पेश नहीं आते तो आज जो स्थिति है भारतवर्ष की वैसी स्थिति नहीं रहती। जैसा जिक्र किया वरुण तिवारी जी ने कि हैदराबाद को लेकर के, जूनागढ़ की रियासत को लेकर के, तो जो एक डिप्लोमेसी थी, जो ब्रिटिशर्स की जो डिप्लोमेसी थी, उसको बखूबी समझते थे सरदार पटेल। क्या कहेंगे आप सर, जितेंद्र सर? वो एकदम 100% है कि, और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी और हावी होने की जो बात है, आप ये अपने कई जगह भाषणों में भी और सामाजिक कार्यकर्ता, मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये जब भी किन्हीं को संबोधित करते हैं तो इनका मानना था कि सशक्त होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और शासन चलाने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस और आईपीएस का जो ट्रेनिंग सेंटर या जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं कि इसको कैसे सशक्त किया जाए, इसको कैसे प्रबल किया जाए, उस पर भी इन्होंने जमकर काम किया। और आज जो एकेडमी आप देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी और भी जो अन्य एकेडमी है, वो सब इन्हीं का देन है। ये लौह पुरुष होने के साथ साथ, लौह पुरुष इसलिए कि इनका जो मानना, इनका जो सोचना, ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी और ईमानदारी, नेतृत्व करने की क्षमता, भाईचारा, सब दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सशक्त कार्यकर्ता, एक सशक्त नेतृत्वकर्ता, एक सशक्त समाज सेवी के रूप में अगर हम देखेंगे तो वह भी कम नहीं माना जाएगा। और इनका मानना है कि जब तक हम साथ रहेंगे, जब तक किसी को परास्त करना है, किसी पर विजयी प्राप्त करना है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम संगठित रहें, हम आपस में फूट न डालें। जैसे अंग्रेजों का मानना था, जैसे सर ने अभी कहा भी कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, लेकिन इन चीज़ों को भली भांति हमारे जो नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छी तरह से समझते थे, जानते थे, बूझते थे कि पूरे भारतीयों के लिए एक संदेश था कि किसी भी हालत में इनके चंगुल में नहीं आना है, इनके बातों में, इनके भटकाव में नहीं आना है। यदि भटकोगे गिरोगे, मुंह भारे गिरोगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी हालत में, चाहे जो भी हो, हम सब भारतीयों को संगठित होकर के और सोच समझ करके अपनी आगे की नीति कैसे बनाएंगे, आगे की नीति कैसे डेवलप होगी, इस सब पर वो जमकर काम करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये महिलाओं और किसानों की स्थिति, चूंकि ये हमारे अन्नदाता हैं और वर्तमान समय में भी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, युवा प्रधानमंत्री, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए जितना प्रबलता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि हर किसी को घर, कोई बेघर नहीं हो, हर किसी की सुरक्षा, हर किसी की शिक्षा, हर किसी की चिकित्सा आदि का पुरजोर व्यवस्था करने की जो संकल्प उन्होंने ठाना है, आप उनके साथ अगर मिला करके हम तभी आराम से सो सकते हैं। हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, युवाओं की शिक्षा अच्छी हो, ये तमाम चीज़ों के लिए ये हमेशा कृत संकल्प रहते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार उसी पंक्ति को दोहराऊंगा कि आज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिस भारत की कल्पना हम सब, जिसमें आज हम खुले में सांस ले रहे हैं,
आज गर्व के साथ पूरी दुनिया आंख में आंख मिला करके यहाँ के लोगों से, यहाँ के सत्ता से, यहाँ के शासन व्यवस्था से, ये सारे लोग भीतर से भयभीत, पहले मिलने के लिए हम लोग तरसते थे, अब भारत के लोगों के साथ मिलने के लिए लोग हाथ बढ़ाने के लिए हर हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। ये सब का सब, यदि बीजारोपण की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करता हूं कि उनकी ये अहम भूमिका है, उनकी जो योगदान है, एक एक क्षण जहां जहां भी आप देखेंगे, जहां भी समाज को सुदृढ़ करने की बात होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में आएगा। निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे अभी कुछ माह पहले, लगभग 6 माह पहले ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ इस देश में, तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ, देशवासियों ने महसूस हुआ कि भारत अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार है और भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है और विश्व के पटल पर जिस प्रकार से भारत का नाम बढ़ा है। लेकिन जब विश्लेषण करेंगे तो कई बार ये बातें भी सामने आती हैं, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन के जो सक्रिय नेता थे सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतिहासकारों का ये भी मानना है, एक तो ये अभी लोग इस बात का आकलन करते हैं कि धर्म के आधार पर जो भारत का विभाजन हुआ वह नहीं होना चाहिए था, वह गलत था। कई इतिहासकारों का ये भी मत है कि अगर सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बनते नेहरू की जगह तो शायद आज और अच्छी स्थिति भारतवर्ष की होती। वरुण जी, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आपका इसमें क्या मत है? इसमें ऐसा है सर कि सरदार जी के बारे में आज के युवा जितना जानते हैं, दरअसल उससे हजारों गुना ज़्यादा जानने की आवश्यकता थी। इतिहास में सरदार जी को हमेशा छोटा करके दिखाया गया या हमें कम पढ़ाया गया। बिल्कुल। सरदार पटेल जी के बारे में अगर हम चाहें तो एक पूरी किताब भी खत्म हो जाए, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ तो सरदार जी उस देश का जब स्वतंत्र हुआ देश, तो सरदार जी अग्रणी नेताओं में से एक थे उस समय, और नेहरू जी से हमेशा उनकी मतभिन्नता बनी रहती थी। नेहरू जी अगर कुछ कहते, अगर उन्हें गलत लगता सरदार जी, तो सरदार जी हमेशा उसका विरोध किया करते थे। सरदार जी को अगर नेतृत्व दिया जाता तो देश शायद आज पाकिस्तान, भारत नहीं बढ़ता, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। परंतु उस समय जो 3 धड़ा कार्य कर रहा था स्वतंत्रता आंदोलन में, एक गांधी जी था, एक गांधी जी थे, एक नेहरू जी थे और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक वो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हिंसक रूप से लड़ाइयाँ, हिंसक नहीं कहेंगे, लड़ाइयाँ लड़ी, गरम दल के तौर। तो ऐसे 4 धड़ों में अगर सरदार जी को उस समय नेतृत्व दिया जाता तो देश का विभाजन शायद नहीं हुआ रहता। देश में जो इतनी सारी समस्याएं, और खासकर स्वतंत्रता के बाद जो आज तक जिसका दंश देश झेल रहा है, वो है कश्मीर समस्या। वो कश्मीर समस्या जो नेहरू जी ने हमें दिया, वो समस्या शायद नहीं होता और देश हमारा जिस प्रकार विकास के राह पर बहुत तेजी से अग्रसर है, आज तक हम लोग विकसित राष्ट्र के रूप में इस विश्व के मानचित्र पर होते। परंतु जिस दल के नेता के रूप में सरदार जी ने कार्य किया, जिस दल के सबसे पुराने राजनीतिक दल के नेता के रूप में कार्य किया, आज उसी दल के लोगों ने सरदार जी को इतिहास में हमेशा दबाए रखा। आज उनको सम्मान देने का कार्य जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना, वो मोदी जी ने सम्मान देने का कार्य किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नेतृत्व क्षमता थी, उसके हम सभी जितना हम उनको जानते हैं हमेशा कायल रहे। और सरदार जी के बारे में देश को एक अच्छी अलग से पुस्तक की व्यवस्था कर, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर पढ़ेंगी, तो उसमें सरदार जी को बहुत ऊंचा करके दिखाया जाना चाहिए। देखिए, उसी कड़ी में जब चर्चा की आपने कश्मीर की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तो बहुत ही कड़ाई के साथ में सरदार पटेल ने उसका विरोध किया, कबायलियों को पीछे धकेला। और कश्मीर का जो एक हिस्सा था, हालांकि एक हिस्सा तो पाकिस्तान के साथ है अभी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो हमारा कश्मीर था वो आज भारतवर्ष के पास है। और यह भी गर्व का विषय है कि धारा 370 हटने के बाद आरंभ से ये कहा जा रहा था, पहले जब धारा 370 लागू था कश्मीर में, कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान,
ये नहीं चल सकता। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करके दिखाया और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, आतंकवादी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रबल हो जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो बेबुनियाद निकली। आज कश्मीर जो है वहाँ इलेक्शंस भी करा करके दिखाए। आज कश्मीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह से जुट चुका है। तो कहीं ना कहीं से जो सरदार पटेल का जो दिखाया हुआ एक रास्ता था, उस रास्ते को लेकर के आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अभी काम किया, जैसे कि अभी वरुण तिवारी जी ने चर्चा की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। जब एकता दिवस हम मनाते हैं तो पूरे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप अपने यहाँ से लोहा हमें भेजिए। लौह पुरुष थे तो लोहा मंगा करके और उस पूरे लोहे को इकट्ठा करके और एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार करना। तो ये कहा जाता है कि एक नेतृत्व होता है और एक नेतृत्व होता है दूरदर्शी नेतृत्व। दूरदर्शी नेतृत्व मतलब विजनरी लीडरशिप, जो आगे की चीज़ों को देखता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आगे के भारत को देखा था कि भारत हमारा जो है वो किस प्रकार से होगा। अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, वह किस प्रकार से उसको वो काट सकते हैं, उन चीज़ों को वो ख़त्म कर सकते हैं। जितेंद्र जी, जैसे आपने ये चर्चा की कि प्रशासनिक जो ढांचा जो इन्होंने तैयार किया इन चीज़ों को लेकर के, तो आज जो है वो इसमें जो आमूलचूर परिवर्तन हो रहा है उसमें देश में, और जब कहा जा रहा है कि वर्ष 247 में भारत जो है वो विकसित राष्ट्र, पूर्णतः विकसित राष्ट्र हो जाएगा, तो आप उस कड़ी को आप आगे आने वाले 25 सालों में किस प्रकार से देखते हैं? चूँकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो ये देश मना करके आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में यदि हम चर्चा करें, पूरे विश्व एकदम ललचाई निगाह से देख रही है। जो कल्पना आज से 75-80 वर्ष पहले जो हुआ था, 100 वर्ष पहले की जो कल्पना थी, आज हमारे इस धरती पर वो साकार होते दिख रहा है। अंतरिक्ष पर जाने की बात कर रहे हैं, वो चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राफेल की बात करें, सेना के जो सामग्री है उसकी अगर बात करें, सुरक्षा की बात करें, हर जगह पर आपको लगेगा कि नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं। हम किसी पर थोपे हुए चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, हम सब कुछ खुद कर रहे हैं। आज सब जगह से बोलता है कि नहीं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, यानी हम बिल्कुल सक्षम हैं किसी भी चीज को। शुरुआती तौर पर परेशानी होती है, लेकिन एक समय आ जाएगा, एक वक्त आ गया है, वो समय हमारे साथ चल रहा है, जबकि हर क्षेत्र में भारत विकसित नहीं, विकासशील की तरफ या विकसित बनने की जो बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ये अपना बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। और जड़ में नेतृत्व करने वाला आज से 100 साल पहले जो व्यक्ति था और वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहा है, पूरे देश, पूरी दुनिया इस ताकत को समझने के लिए बाध्य है। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन नेतृत्व करने वाला शख्सियत एक वो थे और वर्तमान में जो नेतृत्व करने वाला शख्सियत है, दोनों को अगर मिलान करके देखेंगे तो जबरदस्त विजन। वो देश की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, किसान की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, जिस फील्ड में आप चर्चा करेंगे सब जगह पाएंगे कि चातुर्दिक विकास की होड़ लगी है। आप जिधर देखेंगे, केंद्र सरकार दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है, आज जो हम रांची में दूरदर्शन केंद्र में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये गांव देहात का आखिरी छोर तक हुआ कार्यक्रम लोग देख पा रहा है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि आज दुनिया में हम आत्मनिर्भर हैं और आने वाला, जैसा सर ने बताया कि हम विकसित, मैं मानता हूं कि जो गति, जो दिशा, जो निर्देश हम सबको मिल रहा है, भारतीयों को मिल रहा है और भारतीय किसानों, मजदूरों और यहाँ के सैनिकों को मिल रहा है कि पहले कभी नहीं ऐसा होता था कि बॉर्डर पर जाकर के होली, दशहरा, दीपावली हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री उनके साथ बैठ करके उनके मनोबल को बढ़ाता है। तो यह कम है क्या?
ये इसको कम नहीं मान सकते। आज हर दृष्टिकोण से हम सक्षम हैं, हर दृष्टिकोण से आप किसी भी एंगल से हमारे सामने में कोई जल्दी आंख नहीं मिला सकता है। वो भीतर से संकित है कि कहीं हम भारी पड़ जाएंगे, और भारी पड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले पूरा देश ललचाई निगाह से देख रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की बात आपने कही, तो इस सबसे एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमारा भारत किसी भी एंगल में, हर दृष्टिकोण से हम सशक्त हैं, समृद्ध हैं, प्रभावशाली हैं। आने वाले कुछ दिनों में पूरे विश्व में भारतवर्ष एक नंबर पर रहेगा। और जो नेतृत्व की बात करते हैं, जो लीडरशिप की बात करते हैं, जो सरदारियत की बात करते हैं, आने वाले समय में पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह भारत भूमि है। तो एक बार कुछ करने से पहले, एक बार कुछ सोचने से पहले, एक बार पूरी दुनिया एक बार जरूर गंभीर मुद्रा में पहले सोचेगी, और सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। किसी भी तरह का स्टेप उठाने से पहले वह यह निष्कर्ष करेगी कि नहीं, यहाँ के युवाओं में, यहाँ के संगठन में, यहाँ के नेतृत्व में, कि कोई पर्व त्योहार के दिन में बैठ करके परिवार के साथ लोग रहता है, लेकिन हमारे यहाँ का नेतृत्व करता वो अपने वैज्ञानिकों के साथ, अपने सैनिकों के कमांडरों के साथ वो बैठ करके और खुद नेतृत्व करता है। तो ये सैल्यूट करने की चीज है। ये हमारी धरती सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जहां पर कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपने मेहनत पर, अपने हाथ पर, और जाति पाति धर्म, जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमको जाति पाति इत्यादि से कोई कोसों दूर रह करके हम एक समृद्ध, हम एक उन्नत, हम एक समृद्ध भारत की परिकल्पना पर विश्वास करते हैं। और जो रवैया है, जो देश की वर्तमान स्थिति है, आने वाले समय में 2-4-5 वर्षों में ये एक विश्व की एक सशक्त देश बनेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई शंका नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वरुण तिवारी जी ने की, एक वैचारिक एकाधिकार की, बौद्धिक एकाधिकार की, कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्रचारित करना, उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख करना। तो इस दिशा में भी केंद्र सरकार ने इतिहास के पुनर्लेखन का पूरा कार्य शुरू किया, और इसमें वैसे गुमनाम नायक हमारे देश के, जिसमें बहुत सारे हमारे झारखंड के जो आदिवासी नायक, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, झारखंड ने कभी घुटने नहीं टेके, यहाँ के आदिवासियों ने कभी घुटने नहीं टेके, सरदार पटेल का। तो ये जितने लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास में ने उनके साथ न्याय पूरी तरह से नहीं किया जितना न्याय उनको मिलना चाहिए था, तो उस दिशा में भी केंद्र सरकार ने प्रयास किया है। थोड़ा वरुण तिवारी जी इसको विस्तार करेंगे संक्षिप्त शब्दों में। सर, ऐसा है कि हम अपने जन्म के बाद जो चीज़ें पीछे जानते हैं, जिन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, वो हम किताबों से पढ़कर, अपने अभिभावकों से सुनकर, वही हमें ज्ञात होता है। तो पढ़ाने के क्रम में हमारा देश जब अंग्रेज और उससे पहले मुगलों का गुलाम हुआ, तो अंग्रेज जब आए तो हम लोग मैकाले शिक्षा नीति पर कार्य किए। लेकिन भारत की परंपरा क्या रही? आदिकाल से गुरुकुल की परंपरा थी, जहाँ परिवार, सामाजिक ज्ञान, सारा चीज़ शिक्षा के साथ साथ दिया जाता था। तो वैसी ही गुलामी में जब इस राजनीतिक दल में नाम नहीं लूँगा, स्वतंत्रता के बाद उस राजनीतिक दल जब सत्ता में आई, देश की सत्ता पर काबिज हुई, तो उसने जो पढ़ाया वो चंद स्वतंत्रता सेनानियों तक सीमित होकर रह गया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कालखंड 14 से शुरू हुआ, उसके बाद सर आप देखिएगा कि आज देश में विभिन्न कोनों से, आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, असम से गुजरात चले जाइए, अगर जंगल से ढूंढ ढूंढ कर केंद्र सरकार लोगों को पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, भारत रत्न तक दे रही है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की कल्पना सोचिए कि गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति जिसने समाज में अपना योगदान दिया है, वहां उन लोगों को लेकर आ रही है। और मैं आशा करता हूं
कि आगे भी करती रहेगी। हाँ वरुण तिवारी जी, समय की थोड़ी बाध्यता है, हालांकि सरदार पटेल के बारे में चर्चा करने के लिए वक्त जो है वो काफ़ी कम है। जो पन्ने हैं, कागज़ के पन्ने, वो कम पड़ जाएंगे। सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोया और राष्ट्रवाद के प्रखर प्रणेता के रूप में हम उन्हें याद करते हैं, पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। जितेंद्र कुमार सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। वरुण तिवारी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दूरदर्शन की ओर से आपका धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।